एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनी जी हैं। सोनी जी से जानेंगे जिले की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, साथ ही कोरोना में इन्होंने इनके क्षेत्र में क्या क्या काम चिकित्सा के क्षेत्र से डेवलप हुए, ये जानकारी हम इनसे हासिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर जगदीश सोनी जी से। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहां से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई और आपने इस क्षेत्र में कब कदम रखा? मैं डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। मेरा जन्म एमपी के टीकमगढ़ ज़िले में हुआ था, लेकिन मैं रहने वाला कोटा का ही हूँ। मेरे फादर मदर यहीं कोटा ही रहते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी कोटा में रहते थे। कोटा का जो पुराना एरिया है बजाज खाना, वहाँ हमारा पेरेंटल हाउस है, उसमें वहीं रहता था। और मेरी जो 1 से 5वीं तक की कक्षा, 1 से 5वीं तक की जो एजुकेशन थी, वो पास के ही धान मंडी दालमल जी की हवेली में जो स्कूल हुआ करता था उसमें पढ़ा मैं। और 6 से 8th तक मैं भाटापाड़ा रामपुरा स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद 9 to 11 मैंने महात्मा गांधी स्कूल से किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज से किया। उसके बाद मेरा मेडिकल में सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वेटनरी में हुआ। और मैंने MBBS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया। 94 में मैं MBBS कंप्लीट करके आया। और उसके बाद मैंने कुछ महीने के लिए 6 महीने के लिए गुजरात गवर्नमेंट में जॉब किया। उसके बाद मैंने 96 1 जनवरी को राजस्थान गवर्नमेंट में RPSC क्लियर करने के बाद ज्वाइन किया। और जब से मैं लगातार यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी इंद्रगढ़ थी, जहाँ पर मैं 2 साल रहा। उसके बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी कनवास ज़िला कोटा में रही। उसके बाद मैं 1 साल और 3 दिन के लिए फिर से बूंदी ज़िले में गया, डाबी मेरी पोस्टिंग रही। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कोटा ज़िले में हुआ। सकतपुरा डिस्पेंसरी जो थी वहाँ पर आया मैं, और वहाँ लगातार मैंने 20 साल सर्विस की। उसके बाद मुझे 2022 में अगस्त 3 को मेरा ऑर्डर हुआ CMHO की पोस्ट पे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट में मेरे को लगाया गया। और 4 अगस्त 2022 को मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के पद पर ज्वाइनिंग दी। डॉक्टर सोनी साहब, आप जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। आपके कंधे पर चिकित्सा का बहुत बड़ा बोझ है। जिले में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और इनकी व्यवस्था किस तरह आप संचालित करते हैं? ज़िले में लगभग 83 चिकित्सा संस्थान है, जिसमें से 17 तो CSC लेवल के संस्थान है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसमें भी 13 तो ग्रामीण क्षेत्र में है और 4 शहरी क्षेत्र में है। इसके अलावा 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 21 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो हमारे अंडर में है। इसके अलावा हमारे 5 ब्लॉक में कोटा बटा हुआ है, जिसमें 5 ब्लॉक में एक ब्लॉक CMHO भी लगे हुए हैं। वो अपने ब्लॉक की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। हम उनके द्वारा वहाँ पर सारे कार्य संचालित कराते हैं। उनको जिम्मेदारी दी हुई होती है उनके अपने ब्लॉक में कार्य व्यवस्था संभालने की। 5 ब्लॉक में एक तो खैराबाद ब्लॉक है, दूसरा सांगोद ब्लॉक है, तीसरा लाड़पुरा ब्लॉक है, चौथा सुल्तानपुर ब्लॉक है और 5वां इटावा ब्लॉक है। और कोटा सिटी का अलग सिस्टम है जो जिसमें CSC और अर्बन PSC हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, उसकी मेडिकल कॉलेज उसके साथ एसोसिएटेड 4 संस्थाएं और हैं, जिसमें रामपुरा जिला अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, और एक JK लॉन है और एक MBS है। ये मेडिकल कॉलेज के अंडर में आते हैं। इनका नियंत्रण वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा जो हैं डॉक्टर संगीता सक्सेना जी, उनके अंडर में है। और वहाँ पर हर विंग का एक सुपरिटेंडेंट है जो उसको वहाँ पर बागडोर संभाले हुए उनकी।
डॉक्टर साहब, जो 5 ब्लॉक हैं जिनकी व्यवस्था आपके संबंधित अधिकारी देखते हैं, चिकित्सकों की क्या व्यवस्था है? कई बार ऐसा देखने को आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं है। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में कुछ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर चिकित्सक अभी एक पीजी में सिलेक्शन होने के बाद वो चले गए हैं, तो वहाँ पर हम अल्टरनेट पास वाली डिस्पेंसरी से या सीएससी से जहाँ पर 3 या 4 डॉक्टर हैं वहाँ से हम वहाँ पर कार्य व्यवस्थार्थ उनको पहुँचाते हैं, या फिर वीक में 2 या 3 या 4 दिन 5 दिन जैसे भी हमारी व्यवस्था बैठती है, तो वहाँ पर किसी न किसी तरह से कैंप कराकर, जैसे एनसीडी कैंप करा देते हैं तो उस दिन वहाँ पर स्टाफ बिठा देते हैं, या कोई हेल्थ मेले हैं उसके थ्रू कराते हैं, या फिर अभी आयुष्मान कार्ड का जो प्रोग्राम चल रहा है बनाने का, उसके तहत पूरी टीम वहाँ बिठाकर वहाँ पर कैंप के रूप में बिठाकर काम कराते हैं। और बाकी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही है, जितना हमारे पास मैन पावर है उसको पूरा हम काम में ले रहे हैं और उनसे सारा मैनेज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका लाभ आमजन तक मतलब पहुंच पा रहा है या नहीं, और पा रहा है तो किस रूप में आप उसको विस्तारित करते हो? सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सब पूरी जनता तक पहुंच रहा है। इसके लिए हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। जैसे निःशुल्क दवा योजना है, तो सारी तरह की दवाइयाँ कोशिश रहती है कि 90%, 95% टू 100% मेडिसिन उस संस्था पर अवेलेबल रहे। उसमें सिस्टम ये होता है कि हर महीने उनको अपनी डिमांड ऑनलाइन जनरेट करनी होती है वहाँ के फार्मासिस्ट को, और वो ऑनलाइन जनरेट होकर वहाँ DWD है हमारा, DDW ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहाँ पर डिमांड जाती है और वहाँ से एक फ़िक्स डे को वहाँ से दवाइयाँ सप्लाई की जाती है और उस दिन वहाँ से जाकर दवाइयाँ लानी होती है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपने इंस्टीट्यूट पर कुछ मेडिसिन नहीं है तो वो वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं होती है तो इसकी भी व्यवस्था की हुई होती है कि आप अपने लेवल पर कुछ NOC वहाँ से लेकर और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो CSC लेवल के इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर इससे अंटाई फंड से या किसी तरह से NAC लेकर दवाइयाँ वहाँ भी खरीद कर पेशेंट को उपलब्ध कराई जाती है। और कुछ मेडिसिन जैसे वहाँ से जयपुर से सप्लाई में आती है और पाइपलाइन में होती है और उनकी जांच के लिए लैब में जाती है, तब तक लैब का रिजल्ट नहीं आता, तब तक भी उसको अपने को मैनेज करना होता है। उसका अल्टरनेट ड्रग देकर पेशेंट का ट्रीटमेंट और इलाज किया जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जांचों की व्यवस्था नहीं थी, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि सीधा मरीज शहर की ओर आता था। आज कई अधिकांश मरीज उसी स्थान पर रुक जाता है, यानी बाहर शहरी क्षेत्र में कम हो गया, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, बाहर से मरीज आना, रेफ़र होना रूरल एरिया से, इंटीरियर एरिया से थोड़े कम हो गए पहले से, क्योंकि सभी तरह की जांचों की सुविधा वहाँ पर दी हुई है। जैसे PSC पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 तरह की जांचें जो ज़रूरी होती है, रूटीन टेस्ट होते हैं, वो वहाँ पर संभव हैं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है CSC लेवल पर, लगभग 37 तरह की जांचें वहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर भी आजकल बनाए गए हैं जिनको HWC के नाम से जाना जाता है, और उस पर एक ANM की पोस्टिंग होती है और एक नर्सिंग ऑफिसर होता है जिसको CHO बोला जाता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से। वहाँ पर भी जांचें हो रही है, उनके द्वारा इलाज भी किया जा रहा है, और वहाँ पर योगा सेशन भी आजकल कराए जाते हैं ताकि पेशेंट और जितने भी आम जन हैं उनको स्वस्थ रहने के तरीके भी अपनाने का वहाँ पर कोशिश की जाती है कि योगा कर कर अपनी जीवनचर्या को कैसे दुरुस्त किया जाए, अच्छा किया जाए, ताकि जो क्रॉनिक डिजीज़ आजकल जो हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स है, तो उनको योगा से और एक्सरसाइज कर कर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो वहाँ पर बताया जाता है। डॉक्टर साहब, प्रसूता महिला जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज में, पहले मतलब वो शहरी क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। आज सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजना है जिनको प्रसूता को एक स्वस्थ उसमें देखते हैं?
सारी प्रसूताओं का हमारे पूरा सिस्टम बना हुआ है। डॉक्टर से लेकर आशा सहयोगिनी तक इसमें इन्वॉल्व रहती है। हर आशा सहयोगिनी को एक टारगेट दिया होता है, उसका एरिया फिक्स होता है। वो उस एरिया में प्रतिदिन 10 घरों का सर्वे करती है। उसमें सभी तरह के सर्वे होते हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है उनके पास जाकर वो कांटेक्ट करती है। वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी लिस्टिंग, लाइन लिस्टिंग उनके पास होती है। किस 0 से 2 साल तक के बच्चे और 2 से 5 साल तक के बच्चे और एडोलिसेंट, उनके पास पूरी लिस्ट बनी होती है। अब जितनी भी अगर वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनको उसकी जिम्मेदारी होती है आशा की कि वहाँ से लेकर जिस दिन वहाँ टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी सेंटर पर या स्वास्थ्य केंद्र पर, उस दिन उसको वहाँ पर लेकर आना होता है और उसके पूरे टीकाकरण कराना होता है। टीकाकरण कराने के बाद उसको मोटिवेट करती है, उसको प्रोत्साहित करती है कि आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही कराना है, आपको संस्थागत प्रसव की तरफ ही जाना है। तो वो अधिकतर हमारा जो कोटा का है मोर देन 90% से भी ज़्यादा 91-92% जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। कभी कभी इमरजेंसी में होती है तो वो रास्ते होम डिलीवरी या रास्ते में हो जाती है। अदरवाइज़ पूरी प्रयास है कि हम 100% की तरफ जाएं कि सारी प्रसव हैं वो सारे संस्थागत ही हों, और वो उसमें उनको इंसेंटिव भी मिलता है। आशा को कुछ पैसा मिलता है और जो प्रसूता है उसको भी पैसा मिलता है वहाँ पर डिलीवरी कराने का, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। डॉक्टर साहब, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आपका जो कार्यकाल रहा, आप एक जागरूकता के रूप में इसको लगातार कर रहे हो। ये त्योहारों के समय क्यों होता है? इसको सब लगातार किया जाए तो लोगों में जागरूकता है, इस पर आपका क्या मानना है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो लगातार ही चलता है। डेली का टारगेट फिक्स होता है। मंथली उनके जितने भी हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं उनका सबका टारगेट फिक्स है। इनको महीने में जितने सैंपल कलेक्ट करने हैं वो लगातार चलते रहते हैं। डेली एक्टिविटी होती है, हॉस्टल में होती है, हॉस्टल की मेस में होती है, रेस्टोरेंट में होता है। और अगर प्रशासन लेवल से या कहीं से भी हमारे पास कंप्लेन आती है या जयपुर से भी कभी कभी गाइडेंस दिया जाता है कि इस जगह पर कि यहाँ कंप्लेन उनके पास प्राप्त हो रही है, तो वहाँ जाकर हमारी टीमें डेली एक्टिविटी करती हैं। इसके अलावा जब कोई त्यौहार आता है तो उसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है। जैसे दीपावली के 10 से 15 दिन पहले ड्राइव चलता है। उसमें सभी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी मावा बाहर से आ रहा है उसको ट्रेस करते हैं हम लोग, और कहाँ पर वो उतर रहा है, कहाँ से वहाँ से किस एरिया तक जा रहा है, तो वहाँ जाकर उसको चेक करते हैं, सैम्पलिंग कराते हैं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें जो भी रिपोर्ट के परिणाम आते हैं उसके अनुसार उसकी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा ईट राइट मेले भी लगाए जाते हैं हमारी तरफ से, जिसमें कि आप सभी को समझाया जाता है कि किस तरह का भोजन आपको काम में लेना है, किस तरह के अनाज खाए जाने चाहिए। अभी प्रेजेंट में सरकार का जोर है कि मोटे अनाज को काम में लिया जाए, तो अभी एक 100 दिन की जो प्रोग्राम सरकार की कार्य योजना चालू हुई है उसमें मोटे अनाज पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि सबको मोटा अनाज खाने के लिए प्रेरित करना है। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम बने उसमें सब जगह हम लोग इसमें ईट राइट मेला लगाएंगे और उनमें पब्लिक को समझाने की कोशिश करेंगे कि मोटा अनाज खाने से क्या बेनिफिट होता है। मोटा अनाज खाने से फ़ायदा ये है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर से क्या होता है कि कब्जी नहीं होगी आपको, उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा, तो उससे शुगर और बीपी के पेशेंट की जो बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वो कम बढ़ेगी उससे। और फाइबर होता है तो वो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर देता है, इसलिए शुगर की बीमारी, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है वो कम बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ कैंप और लगाए जाते हैं। जैसे हर ब्लॉक में, हर एरिया में जाकर एक कैंप लगाते हैं। उसमें जितने भी खाद्य व्यापारी हैं उनको बुलाकर उनके लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप जो भी खाद्य सामग्री बेचें वो लाइसेंस लेकर ही बेचें, और जिनके लाइसेंस बन चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं उनके रिन्यूअल किए जाते हैं। इसके अलावा साल में 2 या 3 हमारी इस तरह की मीटिंग होती है। एक कैंप टाइप का होता है जिसमें पूरे एरिया के, ज़िले के या पूरे संभाग के व्यापारी हम कोटा में बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको किस तरह का मटेरियल बेचना है।
और ISI मार्क का या FSSAI वाला ही मटेरियल बेचना होता है, खाद्य पदार्थ बेचना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उस पर पैकिंग पर लिखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखें और एक्सपायरी डेट भी लिखी जाए, वही काम में लेना होता है। और शुद्ध से शुद्ध खाद्य सामग्री क्रय की जाए और विक्रय की जाए, इस पर जोर दिया जाता है। और कोटा ज़िला इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है। अभी पिछले 1.5-2 साल में जितने भी मसाले बेचे जा रहे हैं उनमें कोटा में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शुद्धता का एटमॉस्फेयर हुआ है और सभी लोग बहुत अच्छा मसाला कोटा में बेच रहे हैं। ये कोटा ने एक उपलब्धि हासिल करी है। डॉक्टर साहब, चिकित्सा विभाग मौके पर ही मोबाइल फूड वैन को ले जाकर और जांच करते हैं, तो जनता कितनी जागरूक हुई है इससे? वहाँ जहाँ भी मोबाइल फूड वैन जाती है वहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं और अन्य सामान्य जन को भी, जिसको भी अपना खाद्य पदार्थ की जांच करानी होती है, वो वहाँ पर जांच कराने आते हैं और काफ़ी मात्रा में सैंपल लेते हैं और उसकी वहीं एट द स्पॉट, ऑन स्पॉट ही वहीं पर ही जांच कर कर रिपोर्ट दी जाती है। बस उसमें अंतर ये होता है कि उसमें कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता, बस केवल उनको पता पड़ जाता है कि कितनी मटेरियल जो है वो काम में लिया जा रहा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, वो उनको पता पड़ जाता है। और ताकि वो अलर्ट हो जाते हैं और उससे यूज करना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ अपना शुद्धता की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के समय स्वास्थ्य केंद्रों में हाईटेक डेवलप आपने किया, वह कितने कारगर साबित हो रहे हैं? कोरोना के टाइम पर जितनी फैसिलिटी कोटा और पूरे राजस्थान को और पूरे भारत को मिली है, उसमें कई तरह की सुविधाएं हुई है। जैसे कि RT-PCR टेस्ट जो होता था, कुछ मशीनें आई जिनके द्वारा डायरेक्ट ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। कोविड का टेस्ट है, इसके अलावा अदर वायरस का भी टेस्ट उसमें हो जाता है। उससे तुरंत यहीं पर ही कोटा में ही अब लैब बन गई है, तो उसमें पता पड़ जाता है कि ये कौन सा वायरस है और उसका इलाज उतनी त्वरित गति से संभव हो पा रहा है कोटा में। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी स्थापित किए गए। उनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन वहीं की वहीं जनरेट की जाकर और मरीजों को उपलब्ध कराई गई। उसमें कोविड के टाइम पर जो कुछ बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हुई कि आपको हाथ नहीं मिलाना, ज़्यादा दूर से बात करना है, वो सारे एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो सब लोगों को पता पड़ा और उससे लोगों ने काफ़ी सीखा कि ये वायरस से जो जितनी बीमारियां होती है वो एक से दूसरे में फैलती है। तो पास आके बात करने में, गले मिलने में, कोई अगर जुकाम खांसी का मरीज भी है तो वो भी सेंसिटिव हो गया कि हमारे को अगर थोड़ा खांसी जुकाम ज़्यादा है और बुखार तेज़ हो रहा है तो जाकर तुरंत कोविड की जाँच करा ले, या अदर जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी उस डॉक्टर कहता है वो जाँच करा लेते हैं लोग आजकल, और एक्सरे कराते हैं या फिर CT स्कैन के थ्रू। जैसे किसी को सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अवेयरनेस आ चुकी है उसके बाद कि हमारे को तुरंत जांच की तरफ जाना चाहिए और जांच कराकर त्वरित निदान लेना, उसका उनको पता पड़ गया है कि हमारे को किस तरह से इलाज भी ज़रूरी हो चुका है इसके लिए। डॉक्टर साहब, कुनाड़ी में जिला अस्पताल निर्माण होना है, उसका क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? कुनाड़ी के जिला अस्पताल की ज़मीन आवंटित हो चुकी है, वहाँ पर शिलान्यास हो चुका है और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। अभी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, प्रारंभिक स्टेज में है। 2 से 2.5 साल का जो NHM PWD के उन्होंने बताया कि 2.5 साल लगभग पूरे लग जाएंगे इसको बनाने में। इसके अलावा वहाँ पर एक लैब भी बनेगी, उसमें सेंट्रलाइज लैब बनेगी, उसमें बाहर से भी जो बड़े बड़े सैंपल आएंगे वहीं पर ही टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन वो सेकंड फेज में है, फर्स्ट फेज में पहले जिला अस्पताल का निर्माण होगा। डॉक्टर साहब, गंभीर बीमारियों के लिए समय समय पर क्या शिविर लगाए जाते हैं जागरूकता के, जैसे क्षय रोग है या दूसरे अन्य रोग? बिल्कुल, क्षय रोग और गंभीर बीमारियों के लिए वैसे भी जैसे NCD प्रोग्राम चल रहा है हमारा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है। हर मरीज, जितने भी पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ भी आशा है, वो उस हर मकान में जाती है और वहाँ पर हिस्ट्री लेती है। उसको एक बुकलेट दी जाती है, उसमें फॉर्म होता है, उसमें पूरे परिवार की हिस्ट्री लेती है। उस परिवार की हिस्ट्री लेने के बाद उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक फार्म से अलग से होता है, तो उसमें उसका हाइट, वेट, कमर का नाप, BP लेते हैं और उसकी जो हिस्ट्री है
स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेते हैं, वो भी उसमें लिखी जाती है। उसके आधार पर उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड शुगर नापी जाती है और बीपी नापते हैं वहाँ पर, वो आशा के द्वारा ही वहीं कर लिया जाता है। और उसमें अगर उसको सस्पेक्टेड लगता है, डाउटफुल लगता है, तो उसको वो रेफ़र करती है एएनएम के पास। एएनएम उसका फिर से टेस्ट करती है और अगर एएनएम को भी उसको कंफर्म होता है या डाउटफुल लगता है तो फिर मेडिकल ऑफिसर के पास वहाँ पर उसको भेजा जाता है, तो वहाँ डायग्नोसिस करके उसका इलाज शुरू किया जाता है। और ये सारी सुविधा आभा आईडी बनी हुई है, सारे पेशेंट की आभा आईडी बनाने का काम लगातार जारी है। जितने भी पेशेंट हैं सबकी आभा आईडी बनाया जाता है। एक अकाउंट है, ये हेल्थ अकाउंट सिस्टम है, उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, पुरानी से लेकर अभी तक की, कौन सा ट्रीटमेंट उसने लिया, किस डॉक्टर को दिखाया, कौन कौन सी जांचें उसने करवाई है, वो सारा अकाउंट उसका बनाने की तरफ गवर्नमेंट अग्रसर है और लगातार ये काम चल रहा है। उसमें अगर बीपी का पेशेंट है तो बीपी के ट्रीटमेंट और इलाज की पूरे उसकी हिस्ट्री रहती है। इसके अलावा ये टीबी का जो है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा भी की गई है कि हमारा भारत 2025 में टीबी मुक्त करने का पूरी घोषणा कर चुके हैं। उसके तहत काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें मरीज को फाइंड आउट करना है। प्रत्येक आशा सहयोगियों को टारगेट दिया गया है कि वो महीने में कम से कम 4 स्पुटम के सैंपल, जिस मरीज को लंबी खांसी हो रही है 10-15 दिन से, बुखार आ रहा है, रात को पसीना आता है, उसका वज़न कम हो रहा है, या किसी पॉजिटिव टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में रहा है वो, तो उसको, और या फिर कोविड की हिस्ट्री रही हो जिसकी पुरानी, तो उसको भी अगर 1 दिन की भी खांसी हो रही है तो उसको वहाँ पर रेफ़र किया जाता है। उसका स्पुटम सैंपल लेना होता है और वो स्पुटम सैंपल पास की संस्था में, जहाँ पर भी जांच की सुविधा है, लेबोरेटरी है, वहाँ पर भेजी जाती है, वहाँ जांच होती है। इसके अलावा ट्रूनाट मशीनें भी हमारी, उनमें स्पुटम का सैंपल ले जाकर, और या फिर ब्लड में अगर सस्पेक्टेड है तो ब्लड का सैंपल ले जाकर उसका ट्रूनाट टेस्ट किया जाता है। उसमें पता पड़ जाता है कि टीबी है या नहीं है। और उसमें ट्रूनाट मशीन और सीबीनाट मशीन से टीबी होने का पता तो चलता ही है, उसमें 2 दवाई की सेंसिटिविटी का भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें रिफाम्पिसिन और आईएनएच का टेस्ट किया जाता है कि ये दवा कारगर है या नहीं है। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है उस दवा का तो उसकी जगह दूसरी जो ड्रग सेंसिटिव टीबी रेजिस्टेंट टीबी वाली ड्रग्स हैं वो शुरू की जाती है उस मरीज़ की। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न में एक और करना चाहूँगा आपसे कि जैसे मौसम बदलता है, तो जैसे एक उदाहरण के रूप में डेंगू जब होता है तो चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या पहले से ही तैयारियाँ की जाती है ताकि जनता जागरूक रहे और उस बीमारी से ग्रसित नहीं हो? जैसे ही बारिश का सीज़न आता है, और बारिश के सीज़न से पहले गर्मी रहती है, गर्मी और बारिश का जो सीज़न होता है उसके वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें डेंगू का मच्छर एक्टिवेट होता है। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है मच्छरों की। अब डेंगू का मच्छर अगर डेंगू के वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो डेंगू करेगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही सितंबर आता है उसके 1-1.5 महीने पहले हम पूरा प्लान बना लेते हैं। हमारे सारे हॉस्पिटलों की टीमों को एक्टिवेट करते हैं, सबको सेंसिटाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। हाउस टू हाउस सर्वे करवाते हैं, उसमें बुखार के मरीजों का सर्वे कराया जाता है, उनकी ब्लड स्लाइड बनाई जाती है। और अगर किसी का ज़्यादा बॉडी एक, इसमें बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और हाई टेम्परेचर होता है, लगातार बुखार आता है, और जांच कराते हैं उसकी सीबीसी और डेंगू टेस्ट कराते हैं। डेंगू का एलाइजा टेस्ट जब होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। एलाइजा टेस्ट में अगर कंफर्म आता है तो उसको मरीज का इलाज कहाँ किया जाना है वो भी हम लोग फिक्स करते हैं कि मरीज का इलाज अगर घर पे किया जा रहा है तो उसको एक अलग कमरे में मच्छरदानी के अंदर ही उसका इलाज किया जाए। और हॉस्पिटल में भी अगर इलाज हो रहा है तो वहाँ पर एक डेंगू वार्ड अलग से बनवाया जाता है। उसमें मॉस्किटो नेट जो होती है वो मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट गवर्नमेंट ने सप्लाई में दी हुई है, वो हम वहाँ पर सप्लाई में दे देते हैं सारे मेडिकल कॉलेज को और उनके एसोसिएटेड हॉस्पिटल को। वहाँ पर उसी मॉस्किटो नेट के अंदर उसका इलाज किया जाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर वहाँ पर मच्छर है डेंगू का और डेंगू का पेशेंट को वो मच्छर काटता है तो वो
मच्छर वहाँ से लेकर दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर वो मच्छरदानी के अंदर ही इलाज हो रहा है तो वो मच्छर अंदर जाएगा ही नहीं और काटेगा भी नहीं उसको, डेंगू के पेशेंट को, तो स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा, हमारी टीमें जो होती है वो वहाँ पर जाकर सारे घरों में सारे कंटेनर, अंदर मकान के अंदर जितने भी पानी के कंटेनर रखे हुए हैं, कूलर, टंकी या वाटर स्टोरेज जितने भी हैं, इसके अलावा छोटे छोटे पॉट्स, गमले के नीचे की ट्रे, परिंदे, फ्रिज की पीछे की ट्रे और किसी भी तरह का जिसमें छत पे पड़े हुए टूटे फूटे बर्तन हैं, टायर ट्यूब हैं, उनको सबको चेक करते हैं और उनको सबको खाली करने के लिए निर्देशित भी किया जाता है और टीम वहाँ जाकर उनको खाली भी करती है। लेकिन बारिश के सीज़न में या प्लांट्स में, पौधे में पानी डालते हैं तो वापस, या कूलर, टंकी का, तो उसमें पानी भरते हैं। तो हर 7 दिन में हमारा अभियान भी चलता है कि हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार। इसके लिए सुबह 8 से 8:30 बजे का टाइम सरकार ने फिक्स किया है कि सभी घरों में जितने भी कूलर, टंकी हैं उनको रगड़ कर साफ़ किया जाए ताकि उनमें से जितने भी मच्छर के लार्वाएँ हों बहकर या मर जाएं और उनको रगड़ने से वो ख़त्म हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं और उसको सुखाकर फिर से भरा जाए। इसके अलावा जैसे ही जितने भी कंटेनर हैं उनको भी खाली करना होता है ताकि जितने भी लार्वा हैं वो बहकर चले जाएं। और लार्वा की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, जितने दिन में वो बाहर अगर रहता है तो उसमें मर जाता है। और रगड़कर कूलर को इसलिए साफ़ किया जाता है कि उसके अंदर जो वाइट स्क्रैपिंग जो जम जाती है उसके अंदर डेंगू के लार्वा, अंडे उसमें चिपके रह जाते हैं। और अगले साल जब हम उस कूलर में वापस पानी भरते हैं तो पानी से वो जैसे ही अंडे बाहर निकल कर आते हैं उसके स्क्रैपिंग में से, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और अगले उस साल फिर से मच्छर बनकर वो काटते हैं। इसका मच्छर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है, लेकिन उसकी उड़ने की भी क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। बॉडी अपने कंधे तक, शोल्डर तक वो उड़ पाता है। इसके अलावा 200 मीटर तक वो उड़ के जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ डेंगू का केस निकलता है, हम लोग उस एरिया का सर्वे कराते हैं और वहाँ पर टीम जाती है। हमारी टीम जाकर उस जिस मकान में डेंगू का केस निकला है उसको सेंटर मानकर उसके चारों तरफ 50 घरों का चारों डायरेक्शन में मिलाकर सर्वे किया जाता है। सर्वे में सारे मकानों के जितने भी कंटेनर्स हैं उनको सबको खाली किया जाता है, रगड़ कर साफ़ किया जाता है। अगर कूलर, टंकी कोई साफ़ नहीं करना चाहता तो टेमीफोस नाम की एक दवा होती है, वो उनमें फिक्स मात्रा में डाली जाती है और उसको पानी को 2 घंटे तक काम में नहीं लेना होता है। वैसे तो 1 घंटे का टाइम है, लेकिन हम 2 घंटे का कह देते हैं ताकि रिस्क नहीं रहे किसी भी तरह की। और वो 2 घंटे में उसमें जितने भी लार्वा हैं उसको, टेमीफोस को खा के और वो सब मर जाते हैं। इसके बाद उस मकान के अंदर सारे कमरों में जितना भी एरिया है उस मकान का, उसमें पायरीथ्रम का स्प्रे किया जाता है। स्पेस स्प्रे बोलते हैं। उसमें एक पंप होता है, गणेश पंप, उसको लेकर जो कर्मचारी हो बीच में खड़ा होता है और वहीं से खड़ा होकर चारों डायरेक्शन में पंप स्प्रे कर देता है और फिर उस रूम को 1-2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि जितने भी अंदर मच्छर हैं वो सारे मर जाते हैं उससे, पायरीथ्रम से, और ताकि वो घर डेंगू फ्री हो जाता है। और आसपास के 50 मकानों में भी ये सब एक्टिविटी सारी की जाती है, एंटी लार्वा, एंटी एडल्ट। इसके अलावा आईसी एक्टिविटी भी की जाती है। जब भी टीमें जाती है वहाँ पर सबको समझा के आती है, पैम्पलेट्स बांटती है, छोटे छोटे स्टिकर कूलर पर घरों के बाहर चिपकाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पैम्पलेट्स चिपकाने के भी होते हैं, वो भी हम लगा के आते हैं, हमारी टीमें जाती है। इसके अलावा जैसे अगर कुछ केस ज़्यादा निकल रहे हैं तो उस एरिया में हम एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, टीमें भी ज़्यादा लगाते हैं, सुपरवाइज़र भी ज़्यादा लगाते हैं और डॉक्टर्स को भी ज़्यादा लगा देते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसमें जब तक जनता का सहयोग और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अकेला हमारा डिपार्टमेंट इस डेंगू के स्प्रेड से लड़ने में कभी कभी कम पड़ जाता है। तो सबका साथ ज़रूरी होता है इसमें। और अगर सब मिलकर जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने बताई ये अपने आप भी करने लग जाएंगे। रविवार को मैंने बताया हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार 8 से 8:30 बजे के बीच में सबको अपने घर के जितने भी वाटर कंटेनर हैं सबको रगड़ कर साफ़ करना है। इसके अलावा सरकार ने एक प्लान और बना रखा है कि सोमवार के दिन जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपने वहाँ पर इसी एक्टिविटी को करना है। उनको भी डेंगू मलेरिया पर वार हर रविवार की तरह सोमवार के दिन वहाँ पर जितने भी ऑफिस खुलते हैं वहाँ किया जाए। ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनी जी। इनसे हमने चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त की और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है सरकार की तरफ से वो जानकारी दी।
डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने पधारने थैंक यू, धन्यवाद।